नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 31 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2021 के ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें से ये 11वें शिफ्ट का पेपर है। बाकी के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए गद्यांश पर आधारित पूछा गया था। गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, तब जब आप गद्यांश पढ़ने जाएंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही साथ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए गद्यांश की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो आप अगर प्रश्नों को पहले देख लेंगे तो आपका समय बचेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्या होते हैं कि बच्चों को गद्यांश पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। तो अगर डायरेक्टली आप प्रश्नों को देखेंगे तो उन प्रश्नों को आप डायरेक्टली हैंडल कर पाएंगे और आपका समय भी बचता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं। इसमें रेखांकित शब्द जो खंडहर दिया गया है उसका क्या मतलब है, आपसे पूछा जा रहा है गद्यांश के अनुसार। दूसरा देखिए, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूं, दूसरे घरों से लेखक का क्या आशय है, पूछा जा रहा है। बात करेंगे 93 नंबर प्रश्न की। दिया गया था, लेखक के अनुसार कौन सा शहर दुर्भाग्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रहने से क्या आशय है। और अगला प्रश्न है, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है। बात करेंगे 97 नंबर प्रश्न की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सही शब्द चुनिए जहां क्या होते ही चमगादड़ आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा शब्द भिन्न है। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वे शहर कितने डैश हैं, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो यहां पर देखिए, प्रश्न संख्या अगर 98 की मैं बात करूं तो इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा था। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चारों शब्दों में से कौन सा भिन्न है। तो यहां पर देखिए, भयानक की अगर बात करें तो एक वाक्य में बोल रहा हूं कि यह कितना भयानक दृश्य है। तो भयानक किसका विशेषता बता रहा है, दृश्य का। दृश्य क्या हो गया, नाउन है। तो नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, विशेषण हो जाता है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, भयंकर, तो हम लोग ये कहते हैं कि यह कितना भयंकर दृश्य है, तो ये भी उसी सेंस में है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन या फिर प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होता है। भावुक की बात करें तो बोलते हैं कि वह भावुक हो गया। वह क्या है, वह प्रोनाउन है। किसी नाउन के स्थान पर जो शब्द है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और वह भावुक हो गया। भावुक कौन हो रहा है, भावुक होने की विशेषता कौन बता रहा है, मतलब भावुक किसकी विशेषता बता रहा है, वह की। वह क्या था, प्रोनाउन था। तो जो प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो भी तो एडजेक्टिव है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। दिए गए विकल्पों में देखिए 3 एडजेक्टिव दिया गया, लेकिन अगर भुजंग की बात करें तो भुजंग का मतलब होता है सांप। ये नाउन है, ठीक है, ये संज्ञा है, नाउन है। तो यहाँ पर देखिए, पहला, तीसरा और चौथा ये विशेषण था, और जो दूसरा है ये नाउन है। तो जो अलग है, संज्ञा है, वहीं अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा। तो चलिए जल्दी से अनुच्छेद को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं जिनके पास अपने कोई खंडहर ही नहीं है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन से शहर दुर्भाग्य हैं, लेखक के अनुसार पूछा गया था। ठीक है, तो उत्तर मिल गया आपको। दूसरा देखिए, उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है, जिसका कोई अतीत नहीं है। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह हमेशा वर्तमान में रहने वाला एक अंतहीन रोशनी, जहाँ कोई छाया नहीं है, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि नरक की परिभाषा क्या दिया गया है। आगे पढ़िए, जब वर्तमान का बोझ असह्य हो, मैं अपना घर छोड़ करके शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, जहाँ कोई लोग नहीं रहते, जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आ जाते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया था कि क्या होते ही चमगादड़ आ जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा अंधेरा। आगे पढ़िए, ये हमारे शहर में खंडहर हैं, शहर की स्मृतियाँ और स्वप्न। ऐसे भी युग था जब ना शहर थे ना खंडहर थे, आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर के चलता था। यहाँ यूँ कहें कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी। तो अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि
जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है, रेखांकित सबसे क्या आशय है। तो खंडहर का मतलब इतिहास से लिया गया है कि बार बार यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अतीत की बात की जा रही है। तो अतीत क्या है, जो बीत चुका है वो इतिहास हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इतिहास इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, दिया गया है कि शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का क्या आशय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि बात की गई थी खंडहर की, यानी ऐतिहासिक एक तरीके से इतिहास की, अतीत की, तो ये इतिहास से जुड़ा हुआ जो विकल्प होगा वहीं आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऐतिहासिक इमारतें इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्य हैं। तो पैराग्राफ में साफ मेंशन किया गया था कि जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं है वे शहर दुर्भाग्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की, दिया गया है लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है। तो सदैव वर्तमान में रहने वाला, एक तरीके से नरक की परिभाषा पैराग्राफ में मेंशन किया गया था, जो सदैव वर्तमान में रहते हैं, यानी कि 94 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, वर्तमान में रहने से क्या आशय है। तो वर्तमान में रहने का आशय यह है कि देखिए, ऐतिहासिक का अनुभव ना करना, ऐतिहासिकता का अनुभव ना करना, यानी कि जो हमारे अतीत है उसका अनुभव ना करने के सेंस में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की, दिया गया है जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत किया जा रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 देखिए, रात में जागने वाले। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, रात में भी जगने वाले। अगला प्रश्न पूछा गया था, जहां क्या होते ही चमगादड़ आते हैं। तो हमने देखा था कि अंधेरे की बात की गई थी, तो अंधकार इसका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। 98 नंबर के प्रश्न की बात की जाए तो ये हमने पहले ही देख लिया है, भिन्न शब्द वाला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भुजंग इसका उत्तर था। बात करेंगे इस पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न की, वे शहर कितने डैश हैं, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द बताइए। तो दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए पद्यांश यानी कि कविता पर आधारित पूछा गया था। तो चलिए इसको भी हम लोग पहले प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी कि पूछा जा रहा है कि मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 101 की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह प्रवास करता है, यानी भगवान कहाँ रहते हैं आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, ढूंढे शब्द क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सब श्वासों की श्वास में का क्या आशय है, और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कौनों का अर्थ क्या है। चलिए अब कविता को पढ़ते हैं। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हैं पल भर की तलाश में, काहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यानी कि ये कबीर की पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने भगवान की तरफ से ये कहा है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। तो ये कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं। ना मैं देवल में हूँ ना मस्जिद में हूँ, यानी कि ना तो मैं मंदिर में हूँ ना तो मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में ना तो कैलाश में हूँ, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, यानी कौनो का मतलब क्या, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कौनो का मतलब क्या है, तो किसी के संदर्भ में आया, ना तो किसी क्रियाकलाप में, ठीक है, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली है। अगर आप मुझे खोजेंगे, मतलब भगवान कह रहे हैं कि अगर आप मुझे खोजेंगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, तुरंत की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के श्वास में भगवान निहित है, ये इस सेंस में प्रयोग किया गया है। चलिए अब पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला दिया गया था, मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, तो मैं किसके लिए आया था, ईश्वर के लिए आया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है। तो पैराग्राफ में साफ मेंशन किया गया था कि ना तो मैं देवालय में हूँ, ना मस्जिद में, और ना ही कैलाश पर, मनुष्य के श्वास में, यानी प्रत्येक मनुष्य में वो निहित है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रत्येक प्राणी में निवास करता है भगवान, इस वजह से ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कवि के अनुसार ईश्वर
तुरंत किसे मिल सकता है? तो कविता में मेंशन किया गया था कि जो दिल से ढूंढते हैं, यानी कि समर्पित भक्त को तुरंत मिल जाते हैं ईश्वर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की, ढूंढे शब्द क्या है? तो ढूंढना क्या होता है? क्रिया होता है। आप बोलते हैं ना कि मैं इस वस्तु को ढूंढ रहा हूं, तो आप काम कर रहे हैं, ढूंढने का काम होता है, ठीक है, तो ये क्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, दिया गया है सब श्वासों की श्वास में का क्या आशय है? यानी कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, सभी जगह स्थित है, सभी प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्थित है, प्रत्येक कण कण में स्थित है, यानी ईश्वर सर्वव्यापी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस कविता पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कौनों का अर्थ क्या है? तो ये किसी भी के सेंस में आया है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। दोस्तों यहां से पेडागोजी का पार्ट शुरू हो रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो यह विचार नोम चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि बच्चे मातृभाषा को सीखने के बाद से दूसरी भाषा को सीखने में उनको आसानी कैसे होती है? तो ये सार्वभौमिक व्याकरण के नियम से होती है। जैसे कि मान लीजिए मातृभाषा उसका हिंदी था, हिंदी वो जान गया कि हिंदी में कर्ता है, क्रिया है, उसके बाद से कर्म है। तो उसी प्रकार से जब वो सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश सीख रहा है, तो उसमें भी सब्जेक्ट होगा जो काम को कर रहा होगा, क्रिया होगा जो कि कर्ता के द्वारा किया जा रहा होगा, साथ ही कोई कर्म होगा। तो ये जैसे किसी भी भाषा की अगर बात करें तो उसमें जो व्याकरण होता है वो कॉमन होता है। आप हिंदी में भी देखेंगे, अंग्रेजी में भी देखेंगे, संस्कृत में भी देखेंगे, यानी किसी भी लैंग्वेज में देख लीजिए, कर्ता क्रिया कर्म होगा ही होगा। तो ये क्या है? ये व्याकरण का पार्ट था और ये सभी लैंग्वेज में सार्वभौमिक होता है। इस वजह से बच्चे जो हैं वो अदर लैंग्वेजेस सीख सकते हैं अगर एक लैंग्वेज उन्होंने सीख लिया है तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर 4 नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। विकल्प 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसे अंग्रेजी में जेडपीडी कहते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। देख लीजिए, मान लीजिए कि बालक एक है जो कि अपने प्रयास से एक पॉइंट तक यहाँ पहुँच जा रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य यहाँ पर है। अब कितना भी वो प्रयास कर रहा है, वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो बाहर से अगर उसको कोई हेल्प दिया गया, जिसकी वजह से वह अपने लक्ष्य को, यानी कि यहाँ तक वो आ जाता है, तो वह क्षेत्र, वह एरिया, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, विकास का निकटस्थ क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कि एरिया, यानी कि कोई ना कोई एरिया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ तक अपने प्रयास से वो पहुँच गया था और जहाँ उसका लक्ष्य है, यानी कि जहाँ तक अपने प्रयास से पहुँच रहा है और जहाँ थोड़ा सा हेल्प मिलने के बाद से वो पहुँच सकता है, उसके बीच का जो एरिया है, ये वाला पार्ट, इसी एरिया को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि अपने प्रयास से जहाँ तक बालक पहुँचा और थोड़ी हेल्प मिलने के बाद से वो जहाँ तक पहुँच सकता है, उसके बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये प्रारंभिक साक्षरता का महत्वपूर्ण घटक होता है। प्रारंभिक साक्षरता में बच्चे अपने आप को मौखिक तौर पर अभिव्यक्त कर पाएं, ये चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? पहला विकल्प देखिए, संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना। यहाँ पर शब्दों को परिभाषित किया जा रहा है और चूंकि ये शब्द संपदा, यानी कि संपदा का मतलब सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि वर्ड रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो चूंकि ये शब्दों से जुड़ा हुआ था, इस वजह से पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपको उत्तर देना है। दूसरा देखिए, वर्णों की रूपरेखा बनाना। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ कमल, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आए हैं? आप कहेंगे क आया है, म आया है, ल आया है। ये यानी कि कहीं ना कहीं वर्णों की रूपरेखा है, ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शब्द के भागों का विश्लेषण करना। जैसे कमल हो गया, तो इसके क्या भाग हैं? ये अलग अलग वर्ण आप निकाल देंगे तो सब अलग अलग भाग हो गया, यानी कि वहीं कहा जा रहा है कि शब्द के भागों का विश्लेषण करना। ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, संबद्धता स्थापित करना, तो ये निगेटिव है, क्योंकि यहाँ शब्दों की बात की जा रही है। शब्दों को आप एक तरीके से अगर कोरिलेट कर रहे हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट के सेंस में जा रहा है, और चूंकि शब्द की संपदा की बात की जा रही है, इस वजह से ये निगेटिव था और इसी वजह से यहीं आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखन क्या है? तो देखिए, लेखन जो है वो भाषा के 4 कौशलों में से एक है। टोटल 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से इन चारों कौशलों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है
प्रोडक्टिव स्किल जिसे हिंदी में उत्पादक कौशल कहते हैं, और दूसरा होता है रिसेप्टिव स्किल जिसे हिंदी में ग्रहणशील कौशल कहते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ को आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्टिव की बात करें यानी उत्पादक की बात करें, तो किसी चीज़ का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, यानी आप उसको बना करके। अब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि भाषा है, तो आप उस भाषा को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो या तो आप बोल करके बोलेंगे, तब तो जाहिर सी बात है कि आपने भाषा को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये बोल करके किया जा सकता है या फिर लिख करके किया जा सकता है, तो लिख करके भी तो आप भाषा को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो उत्पादक कौशल होते हैं, प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, वो एक तो हो गया आपका लिखना और बोलना। तो यहाँ पर लिखने की ही बात की गई है। देखिए, लेखन जो है तो वह क्या हो जाएगा, उत्पादक कौशल हो जाएगा। और अगर प्रश्न में आपसे पढ़ना और सुनने की बात की जाती, तो पढ़ना और सुनना जो है वो रिसेप्टिव स्किल है जिसे हिंदी में ग्रहणशील कौशल कहा जाता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, एक प्रश्न हमेशा आता ही आता है, पढ़ना और सुनना वो रिसेप्टिव स्किल है, हिंदी में ग्रहणशील कौशल कहेंगे, और लिखना और बोलना वो उत्पादक कौशल होता है, अंग्रेजी में इसे प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। लेखन की बात की गई थी, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। मुद्रित या फिर लिखित परिवेश को अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो प्रिंटेड इन रिच इन्वायरमेंट कहा जाता है। यानी कि आप बच्चों के विद्यालय में जाते होंगे, प्लेवे में या फिर प्राइमरी में, तो आप देखते होंगे दीवारों पर जो है वो कई प्रिंट किए रहते हैं, कुछ कार्टून्स बने रहते हैं, कुछ लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है, ABCD क्यों लिखा रहता है, क्योंकि बच्चे उसे देख करके आकर्षित होते हैं। तो यही बोला जा रहा है आपसे कि इस प्रकार का इन्वायरमेंट में कौन सहायता नहीं करता है, जो निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। पहला देखिए, दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाने, ये तो पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा में पठन कोना सृजित करना, तो पठन कोना वहाँ पर भी बच्चे जा करके एक तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये भी मुद्रित होता है और लिखित होता है, इस वजह से ये भी आपका पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, बच्चों ने क्या बनाया है या फिर क्या लिखा है उसको प्रदर्शित करेंगे, तो भी ये मुद्रित और लिखित समृद्ध परिवेश का उदाहरण है, तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, देखिए, कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। देखिए, खिलौना जो भी बच्चे जिससे खेल रहे हैं वो ना तो प्रिंटेड है और ना ही लिखित समृद्ध परिवेश का उदाहरण है, तो चूंकि ये निगेटिव था, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर अगर इस वर्ड को आप समझ गए तो आपका उत्तर मिल जाएगा। निवेश को अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप लोग अपना पैसा बैंकों में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल पाए। तो यहाँ पर देखिए, बोधगम्य का मतलब कि समझ से संबंधित है, यानी भाषा की बात की जा रही है, तो भाषा बच्चे जितना जानते हैं उसमें थोड़ा सा और उनको बताया जाए, तो ये निवेश हो गया। यानी कि उनके भाषा को बढ़ाने के लिए, उनके भाषा के कौशल को बढ़ाने के लिए निवेश किया जा रहा है, किसका, कुछ हेल्प करके टीचर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। अब जितना बच्चे जान रहे हैं, जाहिर सी बात है आप उनको कुछ नया सिखाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनसे जितना बच्चे जान रहे हैं उसके स्तर से थोड़ा ऊपर बताना पड़ेगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। सबसे पहले तो समग्र भाषा उपागम होता क्या है, तो इसको समझते हैं। इसको अंग्रेजी में अगर बोलें तो टोटल लैंग्वेज अप्रोच कहेंगे या फिर होल लैंग्वेज अप्रोच कहेंगे। इस उपागम के अनुसार, इस अप्रोच के अनुसार ये माना जाता है कि जो लैंग्वेज है वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म में सीखा जाता है। जैसे भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो यहाँ पर समग्र भाषा उपागम यानी टोटल लैंग्वेज होल लैंग्वेज अप्रोच ये मानता है कि ये चारों जो कौशल है वो एक साथ सीखे जा सकते हैं, वो कभी एक क्रम में नहीं सीखे जाएंगे। जैसे कि ये जो टोटल लैंग्वेज अप्रोच है वो ये मानता है कि जैसे बच्चे जिस प्रकार से मदर टंग सीखते हैं, परिवार के संपर्क में आने की वजह से या फिर अपने आस पड़ोस, अपने परिवेश के संपर्क में आने की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो उनके द्वारा भाषा का प्रयोग किया जा रहा था उसे वो लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। तो वहाँ पर कोई पहले से उसको बच्चे को वर्ण नहीं सिखाया जा रहा कि क ख ग घ ABCD पहले नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि उसने टोटल लैंग्वेज को इंटीग्रेटेड फॉर्म में, पहले वो धीरे धीरे सुनता है फिर बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर वो लैंग्वेज को सीख जाता है। तो यही होता है समग्र भाषा उपागम, कि इसमें ग्रामर को कम तवज्जो दी जाती है और बच्चे के मीनिंग पर, उसके अर्थ पर ज़्यादा जोर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को कोई सेंटेंस लिखने के लिए दिया गया, तो उसमें कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक है बच्चे के द्वारा, तो उसको इग्नोर करके बच्चे का क्या एक्सप्रेशन है, क्या कहना चाहता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये समग्र भाषा उपागम होता है। अब चलिए विकल्पों में देखते हैं। पहला दिया गया समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर देखिए बच्चों की बनाई वर्तनियों को प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। तो चूंकि हमने देखा कि ये मदर टंग से एक तरीके से जुड़ा हुआ है, तो बच्चे जब भाषा सीख रहे होते हैं तो वो अपनी अलग वर्तनी बनाने लगते हैं। जैसे देखेंगे बच्चा जब जन्म लेता है तो काका, मामा, पापा इस प्रकार के पहले शब्दों को वो बोलता है, तो वो अपनी वर्तनी बना रहा है। तो ये पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि देखिए यहाँ पर पढ़ने के बारे में आ रहा है, तो अभी हमने देखा कि चारों कौशल जो हैं यहाँ पर भाषा को होल की तरह यूज करना है, मतलब एक तरीके से समग्र की तरह यूज करना है। और यहाँ पर वर्ण और ध्वनि आरंभ से पढ़ाए नहीं जाते हैं। मदर टंग, क्या आप वर्ण पढ़े थे पहले से, ध्वनि पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, तो यहाँ पर ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद देखिए, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण जिस प्रकार से स्वयं करते हैं उसी प्रकार से अपनी भाषा का भी निर्माण वो स्वयं करते हैं। वातावरण में देख करके उनसे अर्जित कर लेते हैं और उन्हीं से देख देख कर अनुसरण करके वो सीख जाते हैं, यानी रचना कर रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। यानी कि ए और सी सही है और बी गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए और सी सही है और बी गलत है, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? तो बारीकी से पढ़ने का मतलब होता है कि किसी विशेष सूचना को ढूंढना, विशिष्ट सूचना को ढूंढना। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करती है? यहाँ पर देखिए उच्चारण भी बच्चे को कराना है और शब्द संपदा यानी कि वर्ड पावर भी उसके बढ़ाना है, यानी कि शब्दावलियों की संख्या भी बढ़ानी है। तो देखिए मौन पाठन कहा गया है, तो इसमें वो नए नए शब्दों को सीखेगा जरूर, लेकिन क्या वो उच्चारण करेगा? नहीं। मौन पाठन में शांत होकर के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये गलत है क्योंकि इसमें बच्चा उच्चारित नहीं कर रहा है। ठीक है। तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। अगर आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं एक तरीके से, तो प्रश्न का उत्तर आप लिख कर भी दे सकते हैं, तो उसमें उच्चारण नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये आपका निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सरसरी तौर पर पढ़ना। सरसरी तौर पर यानी तेजी से आप पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से फ्लो में पढ़ रहे हैं खूब तेज़ी से, तो वहाँ पर आप उसको जल्दी से पढ़ करके निकल जाते हैं, यानी कि आपका वर्ड जो पावर है वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कि आप नए शब्दों को नहीं सीखे क्योंकि आप बहुत तेजी से पढ़ करके निकल जा रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपका निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं हुआ। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, विद्यार्थियों के लिए सस्वर वाचन। अब बच्चा जब सस्वर वाचन करेगा यानी उच्चारण भी वो कर रहा है और जब वाचन कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें शब्द संपदा निर्माण भी होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो ये जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और आपको डीपली बताना चाहूँगा। देखिए, अनुकूलन को इन्होंने कहा कि बच्चे किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने से पहले, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने से पहले, इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वो अनुकूलन करते हैं। अब अनुकूलन के उन्होंने 2 पार्ट बताए थे जीन पियाजे ने। पहला बताया था समावेशन और दूसरा बताया था समायोजन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, इसमें मेन डिफरेंस जो होता है वो ये होता है, जैसे जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको अपने माइंड में छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में सेव करते हैं और ये छोटे छोटे पैकेट्स एक फोल्डर होता है जिसे उन्होंने नाम दिया था स्कीमा। जैसे आप देखते होंगे आपके मोबाइल में MP3 गानों का अलग फोल्डर है, वीडियो सॉन्ग्स का अलग फोल्डर है, कॉन्टैक्ट्स का अलग फोल्डर है और भी जो PDF फाइल्स हैं उनका अलग फोल्डर होता है। यानी कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करके अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थित किया गया है और इसी प्रकार से अलग अलग व्यवस्थित करने अलग अलग फोल्डर्स को ही जीन पियाजे ने स्कीमा कहा था। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए कि कोई नया इन्फॉर्मेशन बच्चा देख रहा है और अगर वो पुराने इन्फॉर्मेशन और नए इन्फॉर्मेशन में कोई अंतर नहीं कर पाता है, तो जाहिर सी बात है अगर अंतर नहीं कर पाएगा तो पहले से वो स्कीमा एग्जिस्ट कर रही होगी, तो उसी में वो उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देगा। यानी कि जब कोई विरोध उत्पन्न नहीं हुआ और पुराने स्कीमा में इंफॉर्मेशन को सेव किया गया तो ये समावेशन होता है। लेकिन जब मान लीजिए कोई नया इन्फॉर्मेशन देखा और पुराने इन्फॉर्मेशन से विरोध हुआ और उसकी वजह से पुराने इन्फॉर्मेशन या फिर स्कीमा में कुछ चेंज करने की नौबत आई, यानी एडिट करने की नौबत आई, तो ये समायोजन होगा। यानी कि इन्फॉर्मेशन को संरक्षित रखने से पहले अगर पुराने इन्फॉर्मेशन में या फिर स्कीमा में कुछ चेंज करना पड़ा है तो वो समायोजन होगा और बिना चेंज किए हुए इन्फॉर्मेशन को रखने को समावेशन कहते हैं। तो ये दोनों जो टर्म है, अनुकूलन हो गया, समायोजन हो गया, समावेशन हो गया, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुन करके फांति, डांति, मानती
जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि देखिए कई बार हम लोग प्राइमरी स्कूल में आप देखेंगे तो वहाँ पर बच्चों को जब होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, तो उनको एक ही ध्वनि निकलने वाले शब्दों को बताया जाता है लिखने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए उनको काम दिया गया, काम कोई शब्द लिखने के लिए दिया गया, उनके कॉपी में इस प्रकार से लाइन खींची रहती है और उनको नीचे नीचे काम 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 इस तरीके से लिखना है। अगला शब्द दे दिया जाता है, आम दे दिया जाता है। देखिए दोनों की ध्वनि समान है, काम आम, तो ये इसी प्रकार से नीचे लिखने के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार से अगला शब्द मान लीजिए धाम दे दिया गया, तो यहाँ पर भी इसकी ध्वनि समान है, तो इसको भी नीचे लिखने के लिए इस प्रकार से दे दिया जाता है। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये ध्वन्यात्मक जागरूकता को विकसित कर रहा है। जो बच्चा है वही काम तो वो भी बच्चा भी कर रहा है। उसने शांति शब्द सुना, भले ही ये वर्ड एक तरीके से निरर्थक हैं, फांति डांति मानती भले निरर्थक हैं, लेकिन इसका जो ध्वनि है वो उसी शांति वाले शब्द के समान आ रहा है और इस वजह से वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। यानी बच्चा कुछ ग्रामेटिकली एरर कर रहा है किसी वाक्य को लिखने के संदर्भ में, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है गलतियों पर लाल पेन घेरा बना करके उसके ऊपर सही रूप लिख देना। जब बच्चे को आप इस प्रकार से ट्रीट करेंगे तो बच्चा कुछ नया नहीं सीखा। नया सीखने का इन द सेंस कि बच्चा गलती कर रहा था। बच्चे को जब तक अर्थपूर्ण सही से जानकारी नहीं होगा कि उसने गलती क्या किया है और आपने सिर्फ लाल पेन लगा करके उसके कॉपी में लिखा है, तो बच्चे को गलती का एहसास नहीं हुआ। वो बाद में जाकर के वही गलती दोहराने की संभावना रहेगी। अगर बच्चा वो गलती को समझ जाए तब उसकी संभावना धीरे धीरे कम की जा सकती है कि बच्चा भविष्य में गलती नहीं करेगा। तो बच्चे को समझाना है कि उसने क्या गलती की है। एज ए टीचर आप सिर्फ उसके कॉपी में लिख देने से बच्चा नहीं सीखेगा, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गलतियों पर घेरा बना करके बच्चों को उसे सही करने के लिए कहना, यह भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है कि उसने क्या गलती की है। उसे सही करने के लिए केवल कहा जा रहा है। आज वो रट करके सही करके आपको दिखा देगा कॉपी में, अगले दिन फिर वो गलती करेगा क्योंकि वो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है। चौथा विकल्प देखिए, बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही करने के सही तरीके से लिखने के लिए कहना। ये बच्चे को मशीन बनाया जा रहा है। बच्चा संप्रत्यय को समझा नहीं, इस वजह से गलती किया। अब बार बार आप उसको वहीं रिपीट करने के लिए 5 बार लिखने के लिए कहेंगे तो बच्चा उसे रट लेगा। आपको आपके डर से वो रट करके उस चीज़ को सही तरीके से लिख करके दिखा देगा, तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, गलतियों को रेखांकित करना, यानी जो गलती बच्चा कर रहा है उसको अंडरलाइन करना, बच्चे को बताना। रेखांकित करने का सेंस यहाँ पर कॉपी में केवल लाइन खींचना नहीं है, बल्कि बच्चे को बच्चे को फीडबैक देने के सेंस में है कि उनको अंडरलाइन करना कि आपने ये गलती की है। गलती की प्रकृति लिख करके शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। अब देखिए यहाँ पर गलती की प्रकृति लिख करके, अब मान लीजिए कॉपी में ही अगर बच्चे की गलती को एक तरीके से अंडरलाइन किया गया, तो उसकी प्रकृति, आपने गलती की है तो इस गलती का प्रकार क्या है, यहाँ पर क्या सही होना चाहिए। मतलब एक तरीके से सीधे तौर पर आप रिमार्क लिखिए कि आपने ये गलती की है, इसकी जगह पर ये चीज़ें होनी चाहिए, और शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। क्यों अप्रोप्रिएट था? क्योंकि इसमें बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है और साथ ही साथ उसको सुधारने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ये बच्चों की संज्ञान में आ गया कि हाँ मैंने ये गलती की थी, इस वजह से ये मोर अप्रोप्रिएट होगा और यही आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। यहाँ पर देखिए माध्यम की भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज की बात की जा रही है इस प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में, और सेकंड लैंग्वेज में निपुणता की बात की जा रही है, और घर की भाषा यानी कि मदर टंग की बात की जा रही है। तो मदर टंग आपको सेकंड लैंग्वेज या फिर माध्यम की भाषा सीखने में क्या करता है, तो ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? नॉम चॉम्स्की ने बताया था सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में, यानी कि प्रत्येक लैंग्वेज में जो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं व्याकरण की, तो इस वजह से भले ही आपने मदर टंग सीखा है तो वो आपको आपके सेकंड लैंग्वेज को समझने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि कई अप्रोचेज होते हैं जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो उसमें मदर टंग में बच्चे को ट्रांसलेट करके बताया जाता है। तो मदर टंग अगर मान लीजिए बच्चे को नहीं आता तो वो बच्चा टीचर उसको ट्रांसलेट किस भाषा में करता है, यानी कि जो मदर टंग है वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प कर रही है दूसरी भाषा को सीखने में। तो इस वजह से देखिए ऑप्शन नंबर 3 एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। क्या चीज़? मदर टंग का यूज करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा तरीके से सीखा जा सकता है। तो चौथा विकल्प देखिए, संरचनात्मक उपागम को अपना करके। संरचनात्मक उपागम देखिए यहाँ पर व्याकरण सिखाना है। अगर लैंग्वेज की बात की जाती तो संरचनात्मक उपागम
पॉजिटिव हो सकता था। संरचनात्मक उपागम इन द सेंस आप कह सकते हैं कि इंटरेक्शन के सेंस में यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर व्याकरण सिखाना है, नियम सिखाना है बच्चों को कम्युनिकेशन के माध्यम से। जैसे इंग्लिश मीडियम में आप देखते होंगे कि बच्चा अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना सीख जाता है, लेकिन ग्रामर उसको नहीं आती है। या फिर हिंदी में जब आप मदर टंग में बच्चा बोलना सीखता है तो वो धारा प्रवाह बोल लेता है, लेकिन अगर हिंदी के ग्रामर को आप पूछेंगे तो वो ग्रामर नहीं बता पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रचनात्मक उपागम यहाँ पर पॉजिटिव नहीं था, आपका निगेटिव सेंस है। तीसरा देखिए, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये सभी निगेटिव वर्ड हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करा करके, अलग से अभ्यास कराने की बात की जा रही है। तो क्या ऐसा संभव है जैसे मान लीजिए भाषा की कक्षा में आप व्याकरण का अलग कक्षा लेंगे और कॉन्टेक्स्ट का अलग कक्षा लेंगे? नहीं, जो बच्चे को कहानी बताया जा रहा है उसी कहानी में ही व्याकरण के नियम का प्रयोग किया जाए। जैसे मान लीजिए आप एक कहानी सुना रहे थे कि एक समय में एक राजा था, तो यहाँ पर व्याकरण के नियम आप बता सकते थे कि राजा क्या है, राजा संज्ञा है, और एक समय में क्या है, ये किस काल की बात करी। तो ये सब चीज़ें जो ग्रामर के पार्ट हैं वो उस कहानी से ही, यानी उस कॉन्टेक्स्ट से ही, उस संदर्भ से जोड़ करके एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही केवल बचा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पठन सामग्री, यानी कि जो बच्चे का कॉन्टेक्स्ट है, जो उसका कॉन्टेंट है तथा संरचनाओं की पहचान को एकत्रित करके, यानी कि जो ग्रामर है और जो कंटेंट है दोनों को एकीकृत यानी एक ही साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।